नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में हैं उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के वरिष्ठ आंदोलनकारी लीलाधर पांडे जी, जो एलडी पांडे के नाम से पूरे आंदोलनकारी जगत में विख्यात हैं। और वो उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए उत्तराखंड जनसंघर्ष वाहिनी से लेकर उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर तमाम संगठनों से जुड़े रहे, जन सरोकारों से जुड़े रहे, लंबे समय से भारत सरकार में सेवारत रहे। उसके बाद सेवानिवृत्त के बाद भी उत्तराखंड जन सरोकारों से जुड़ते रहे। और हम अब वर्तमान समय में जो उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभाई चुनाव की दस्तक 2022 में होने वाली है, तो इसी चर्चा में हमारे बीच में शामिल हो रहे हैं एलडी पांडे जी। एलडी पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एलडी पांडे जी अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के दौरे पे थे। उन्होंने उत्तराखंड के समाज के और वहाँ की ज़मीनी धरातल में किस प्रकार से वर्तमान सरकार और आने वाली पक्ष विपक्ष की तमाम लोगों के प्रति लोगों के नज़रिए को बहुत करीब से देखा है और एक जागरूक और उत्तराखंड के हितों के रक्षक के रूप में एलडी पांडे जी रहे हैं। तो एलडी पांडे जी, आगामी 2022 में आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की सरकार आने वाली है? 2022 में जिस तरह से लग रहा है कि बीजेपी की वहाँ पर सरकार थी, भाजपा ने जिस तरह से वहाँ पर राज्य में सिर्फ बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय अपने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। और राज्य की जो अवधारणा थी, लोगों को रोजगार मिले, पलायन रुके, वो तमाम चीज़ें गौण हो गई। और राज्य में लोगों के जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में एक मतलब निराशा का भाव उत्पन्न हुआ कि हमने राज्य तो बनाया था, यहाँ पे से पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले और अब लोगों को पलायन ना करना पड़े, अपने घर में ही कुछ उनका रोजगार का साधन मिले, लेकिन वो भाजपा नहीं कर पाई। और क्योंकि भाजपा के पास विजन इस तरह का नहीं है कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो। आप पहाड़ का विकास पहाड़ के नज़रिए से होगा, न कि दिल्ली में बैठ के विकास होगा। दिल्ली से मुख्यमंत्री थोप दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री जनता के बीच से चुना जाता है। जनता अगर चुने विधायकों से मुख्यमंत्री चुना जाए तो वो काम करे। अब अगर आप दिल्ली से मुख्यमंत्री थोप देंगे, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना देंगे जो कि जिसका विजन नहीं है, जो राज्य की अवधारणा जिसके दिमाग में नहीं है, जिसने राज्य की पीड़ा को सहा ही नहीं, जिसने 5 स्टार कल्चर में जो जिया, वो राज्य की अवधारणा उसके पास नहीं है। लेकिन जब 2022 के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि इस बार वहाँ परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन किस रूप में होगा, ये जनता ये सोच रही है कि पहाड़ का दर्द कौन समझ सकता है। पहाड़ का दर्द समझने के लिए पहाड़ के हमारे जितने भी नेता हुए आज तक, उसमें हेमंत बहुगुणा जी हुए, नरेंद्र दत्त तिवारी हुए, गोविंद वल्लभ पंत हुए, और उसके बाद अगर पहाड़ की पीड़ा में अगर हम किसी को आज के देश में देखते हैं तो वो एक पहाड़ की पीड़ा में कहीं न कहीं कांग्रेस के हरीश रावत जी, माननीय हरीश रावत जी जो हैं, उनका नज़रिया पहाड़ के प्रति साफ दिखता है। उनको पहाड़ की पीड़ा भी है, पहाड़ के बारे में सोचने का उनको एक समझ भी है कि पहाड़ में क्या क्या चीज़ें कमियां हैं, कहाँ पर किस तरह के रोज़गार वहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। उन्हें जैसे पहाड़ की जो भी चीज़ें हैं, पहाड़ के जितने भी अनाज पैदा होते हैं, पहाड़ की जो सब्जियां पैदा होती हैं, उनको प्रमोट किया। उन्हें यहाँ हर तरह से अपने समय में उन्होंने कोशिश करी कि इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। पहाड़ का जो हमारा आम समाज में जो जगरिए, भगरिए, गाँव, गाड़, गधेरा, गाय, इस पर जो काम किया, उस तरह का काम होना चाहिए। तो ये लगता है, और इस बार लगता है कि परिवर्तन होगा। तो अगर कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, मेरा सोचना ये है, जितना मैं घूम के आया। बहुत सही आपने कहा कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने की आशंका से जनता में जो आपने बताया कि निराशा का भाव है, इसी निराशा का भाव को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व ने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों को 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री थोप दिए। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ये आशंका रही कि जो उन्होंने भरत उत्तराखंड में थोपे हुए हैं, वो उसकी सत्ता में फिर चुनावी बैतरणी में उसको भारतीय जनता पार्टी की नौका को पार नहीं लगा सकते। इसलिए उन्होंने एक और भूल कर दी कि चुनावी समर में ऐसे नौसिखिए मुख्यमंत्री को बना दिया जिन्हें उत्तराखंड की जनभावनाओं की समझ तक नहीं है। वो अभी तक गैरसैंण राजधानी के लिए बात नहीं कर।
इस समय जो मुख्य जो उत्तराखंड का जो आपने पलायन का दर्द का कहा, विकास न होना है, लोगों में निराशा है, वहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार और जो शासन प्रशासन का अभाव नजर आ रहा है, उससे पलायन बढ़ रहा है। तो उसका मूल जो चाबी है राजधानी गैरसैंण। और जो आपने सही कहा कि वर्तमान जितने भी नेता हैं, नारायण तिवारी जो आस्तीन के सांप रहे उत्तराखंड के लिए, भले ही वो देश के लिए एक बड़े विकास पुरुष के नाम में जाने जाते हो, पर लेकिन उत्तराखंड की जड़ों में मट्ठा डालने का काम अगर किसी ने किया तो नारायण तिवारी ने किया। और उसके बाद अगर पहले ही दिन से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गैरसैंण में तंबू लगा के बैठ जाते, परमार की तरह चिंतन करके उत्तराखंड में विकास करते, तो गैरसैंण में रहते तो जो लखनऊ मानसिकता से लोग त्रस्त हो के उत्तराखंड राज्य बनाया, मुख्यमंत्री तो तब भी हमारे ही रहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बहुगुणा जी रहे हो, तिवारी जी रहे हों, चाहे हमारे गोविंद बल्लभ पंत रहे हों, तो वो उत्तराखंड के थे। पर लेकिन उनका विजन उत्तराखंड का नहीं था, इसलिए लखनऊ मानसिकता से उबरने के लिए लोगों ने उत्तराखंड राज्य के बनाया, उसका समाधान दिया था गैरसैंण राजधानी के रूप में। और इस तमाम नेताओं की भीड़ में जो आज वर्तमान में उत्तराखंड की सत्ता के दावेदार बने हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी में हो, इन तमाम नेताओं की भीड़ में केवल हरीश रावत ही एकमात्र ऐसा नेता नजर आ रहा है जो मन वचन कर्म से गैरसैंण राजधानी के पक्षधर है और जो उत्तराखंड का दर्द समझता है। एल.डी. पांडे जी बहुत समर्पित नेता रहे हैं, उत्तराखंड के जन सरोकारों से जूझने वाले रहे, पर वो ये बताएंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। और जो उन्होंने ठीक कहा कि असफलता के पीछे दिल्ली से थोपे हुए और जो है उत्तराखंड के जन भावनाओं की पहुंच उसकी समझ सकनी है। और उसी का कारण है कि आज भी इस प्रकार के मुख्यमंत्री ये जो लोग मांग रहे हैं राजधानी गैरसैंण, वो कह रहे हैं हम ग्रीष्मकालीन राजधानी दे रहे हैं। तो ग्रीष्मकालीन किसने मांगा भाई? अभी अपने ये पुष्कर धामी जी वो कह रहे थे हमने लोगों की जन आकांक्षाएं पूरी कर दी ग्रीष्मकालीन। अरे भाई किसने मांगा जन आकांक्षाएं? कहाँ से थोप रहे हो तुम? किस लोक में रहते हो तुम? दिवा स्वप्न तो नहीं देख रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व को उत्तराखंड की जनभावनाओं को बताने का दायित्व उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों का होता है। और जनप्रतिनिधियों में इतना साहस और इसमें इतना विवेक नहीं है कि वो आला कमान को उत्तराखंड के हकों और जन आकांक्षाओं के बारे में बता दें। तो ये पांडे जी बताएंगे कि कैसे वहाँ के लोग निराशा से उबरने के लिए हरीश रावत या कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी चुनाव में मतों का विभाजन करने के लिए दिखाई दे रही, क्योंकि चुनाव में वो इस प्रकार के शब्द बाग बता रही है कि हम वहाँ बेरोजगारों को भत्ता देंगे। हकीकत ये है कि यहाँ पे 8-10 साल दिल्ली में हो गए इन्हें, यहाँ किसी बेरोजगार को भत्ता तो दे नहीं रहे। पंजाब में जाके कह रहे हैं हम नशा मुक्त करेंगे, जबकि दिल्ली में वो गली गली में शराब के ठेके खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं और कह रहे हैं हम उत्तराखंड को भारतीय संस्कृति की राजधानी बनाएंगे। अरे वो पहले से ही मोक्ष भूमि है, देव भूमि है, तुम क्या बनाओगे? तुमने तो दिल्ली में दंगा प्रदेश बना दिया। तो उत्तराखंड के लोग, और जहाँ तक यूकेडी का सवाल है, पांडे जी जानते हैं यूकेडी जी के कि चुनाव किसी भावनाओं से भले ही लड़े जाते हों, पर जीतते बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते। अब बूथों पर यूकेडी अभी कमज़ोर है। ये बिल्कुल सत्य है कि पहाड़ की पीड़ा को यूकेडी बेहतर जानती है अन्य दलों से, पहले उसको पार लगाने की ताकत स्वयं यूकेडी के वरिष्ठ नेताओं में नहीं रही हो। महत्वाकांक्षी जरूर हैं, उन्हें अवसर मिलना चाहिए था, इन तमाम नेताओं से बेहतर हैं, पर उन्होंने उस संगठन को उतना मजबूत नहीं बनाया जितना बना सकते थे। वो अपने को मार्गदर्शक के रूप में रहते, कम से कम युवा नेतृत्व को वहाँ उभारते और
प्रदेश के लिए जुझारू संगठनों को कम से कम उनमें ये कुव्वत रहनी चाहिए कि जिस प्रकार से हरीश रावत तमाम प्रदेश में संघर्षशील लोगों को कांग्रेस में जोड़ने का प्रयास करता है, ऐसा जोड़ने का प्रयास उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से कहीं नहीं दिखाई देता, न भारतीय जनता पार्टी न पार्टी के अन्य नेतृत्व। तो पांडे जी का बहुत कहना सही है कि अगर कहीं किसी से आशा है, कांग्रेस में ये भी आशा नहीं है कि और बने तो तब जन आकांक्षाएं साकार होंगी। जिन लोगों को गैरसैंण में अभी जो सत्र हुआ, गैरसैंण कितने भयभीत हैं उत्तराखंड के ही हकों, जिसके लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी शहादत हुई, जहाँ देव सिंह नेगी शहादत हुई, कई दर्जनों सैकड़ों धरना प्रदर्शन आयोजित हुए, परंतु उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष कौन हैं, जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, कांग्रेस के हैं, उन्हें और ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये मदन कौशिक, दोनों ने तय किया कि पहले कहा जी ये शीतकालीन सत्र गैरसैंण में होगा, फिर दोनों ने तय किया कि भाई वहाँ ठंड होती है, कौन जाए कैसे। पहले इंदिरा हृदय भी यही कहते ठंड होती है, उन्हें सीमा पे लोग बहादुर जवान लगते हैं, वो सर्दी गर्मी सियाचिन के ग्लेशियर तक रहते हैं। ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें वहाँ पे ये गैरसैंण जैसे सुरम्य और बिल्कुल सुंदर जगहों पे जाने में ठंड लगती है, तो ये उत्तराखंड के हितों की क्या रक्षा करेंगे। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर हरीश रावत के पास बागडोर आती है तो जो गैरसैंण के लिए संकल्पबद्ध है, हमारा और हरीश रावत से कोई लेना देना नहीं, हमारा ये लेना देना है गैरसैंण राजधानी से ही भू कानून। उत्तराखंड में जो आवाज़ इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के छुटभैया नेताओं के सह पर कुछ ये लोग हवा दे रहे हैं कि हम करेंगे, पर भू कानून शुरू से ही मांग रही है, भू कानून रही है, मूल निवास का रहा है, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को रोकने का रहा है, और उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात है राजधानी गैरसैंण के मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की रही है। परंतु ये सबसे बड़े वो है कि इन सब की चाबी, जो पलायन से लेकर सबकी चाबी राजधानी गैरसैंण, क्योंकि जो मानसिकता लखनऊ मानसिकता है वही देहरादूनी पंचतारा संस्कृति की मानसिकता है, जो पहाड़ को पनिशमेंट समझता है। इसीलिए कर्मचारी से लेकर सारे लोग देहरादून में काम करना चाहते हैं, हरिद्वार या अन्य नैनीताल वाले क्षेत्रों में रहना चाहते हैं, वो पहाड़ में नहीं रहते। जिन लोगों ने, पहाड़ के लोगों ने ये मांग की थी उत्तराखंड राज्य के लिए, और उन्हें यह दंड मिल रहा है। और ये अभी एक योजना अभी मुख्यमंत्री ने चालू की, क्या योजना चालू की कि सबको स्वास्थ्य का लाभ हो। स्वास्थ्य का लाभ कैसे होगा जब जिला मुख्यालयों में चिकित्सक नहीं है, तो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कहाँ से चिकित्सक होंगे। तो ये एक प्रकार के सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, और तो इन्होंने ये नहीं किया। तो हमारा ये मानना है कि किसी भी ढंग से इस समय जनता को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर हाल में उस व्यक्ति के इसको समर्थन देना चाहिए जो उत्तराखंड के जन आकांक्षाओं को साकार करे, और जन आकांक्षाएं राजधानी गैरसैंण बनाए बिना साकार नहीं हो सकती। उत्तराखंड में जितने नेता रहते, तिवारी जी में अगर हिम्मत रहती तो वो गैरसैंण बना देते, उन्होंने नहीं बनाया। खंडूड़ी जी तो सेना के अधिकारी के रूप रहे, उन्हें राजनीति में कोई उत्तराखंड का दर्द नहीं था, उन्होंने केवल अपना बुढ़ापा वहाँ काटना था और अपने बच्चों को राजनीति में सेटल करना था। उन्होंने अपनी एक लड़की बीजेपी में कर दी, अब लड़के को कांग्रेस में कर दिया, और अपने आप को उत्तराखंड से कोई हक। उनके ज़माने में ही मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा नहीं मिली, उनके ज़माने में ये जनसंख्या पर आधारित भू कानून वहाँ लागू हुआ, जनसंख्या पर विधानसभा परिसीमन लागू हुआ, उनके ज़माने में राजधानी गैरसैंण नहीं बनी। तो उन्हें कोई इससे लेना देना नहीं है, पर उन्होंने अपनी छवि बनाई, ईमानदार आदमी, कड़क आदमी। क्या कड़क आदमी थे कि एक ऐसे अधिकारी को वहाँ अपने साथ घुमाते रहे, उड़ीसा कैडर के, जिसका उत्तराखंड से कोई लेना देना, जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं। किस लिए ले गए? कुख्यात अधिकारी था। तो ये तो अलग चीज़ है, पर ये उत्तराखंड के हित में बीजेपी कांग्रेस इन दलों से अधिक हमें ये सोचना चाहिए किस बार
कौन आदमी उत्तराखंड के विकास में अवरोधक बने, ये तमाम चीज़ों को, जो गैरसैंण राजधानी न बनने से प्रदेश के सारा विकास अवरुद्ध हो चुका है। प्रधानमंत्री भले ही केदारनाथ में कह रहे हो कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हम पहाड़ के काम लाएंगे, पर प्रधानमंत्री जी आशा अपनी जगह पे है, पर वहाँ के विकास की चाबी तो राजधानी गैरसैंण पे, जिसे आप खोलना नहीं चाहते हैं। आपके ये तमाम लोग, आप स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे उत्तर देश में गुमराह कर रहे थे, पर आप कम से कम एक शहर गैरसैंण में बना देते, जो भारतीय जनता पार्टी के आपके भरत त्रिवेंद्र रावत ने दिशाहीनता का काम करके वहाँ पे इस प्रकार से ग्रीष्मकालीन राजधानी थोप दी, वहाँ की ज़मीनों को खुला लूट साई के लिए खोल दिया गया। तो ये उत्तराखंड की बदहाली के लिए, वहाँ पे बर्बादी के लिए काम हुआ। तो इसलिए माफ़ करना, प्रधानमंत्री 2022 में डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में नहीं चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो उड़ीसा के पटनायक की तरह उड़ीसा का विकास कर सके। जहाँ हिमाचल के लोग इतने विवेकशील है, वो बदलते हैं। वहाँ किस प्रकार से ये अपने परमार से लेकर वीरभद्र ने जो एक ट्रैक दिया, बहुत अच्छा, ऐसा ट्रैक अगर उत्तराखंड में मिलता है जिसकी दूर तक थोड़ा बहुत संभावना हरीश रावत को भी ये चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री बने तुरंत पहले दिन से गैरसैंण में बैठने। ये नहीं कि 2.5 साल बाद जाएंगे हम तब बनाएंगे, सोचेंगे, ऐसा नहीं। 2.5 साल में यहाँ अमित शाह आपकी सरकार गिरा देंगे, फिर तो कैसे बनाएंगे आप? आपको चाहिए कि जैसे मुख्यमंत्री बने तुरंत वहाँ पे टेंट, अब तो विधानसभा बनाए, एकमात्र विधानसभा, वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र सब हो चुका है। तो इसलिए हमें याद आता है LD पांडे जी जब जंतर मंतर में आंदोलन का 16 अगस्त 1994 से शुरू हुआ था, उसके 2 दिन बाद 18 तारीख से मैं भी जुड़ा वहाँ। तो वहाँ पे LD पांडे जी, प्रताप शाही, हिमानंद खुलवे, त्रिलोक सिंह बिष्ट, राजेंद्र तुड़ी, हाँ ये राजेंद्र तुड़ी तो बाद में, सुरेश नोटियाल जी और ये तमाम लोग दिखे। तो उसके बाद जैसे जैसे जनसमूह, जनमोर्चा और अन्य जुड़ा, संचालन समिति हुई, तो 2 अक्टूबर के आसपास तक एक जमघट होता था, बहुत बड़ा जमघट। तो वहाँ जो सभाएं आंदोलन होती थी, उसमें एक गीत गाए जाते थे, राजन शाह भाई और LD पांडे हम लोग गाते थे। तो वो गाते थे कि हिमालय पुकारता एक हो के सब चलें, हिमालय पुकारता एक हो के हम चलें, देश के विकास में एक हो के हम चलें, खंड खंड मत कहो उत्तराखंड सब कहो, देश के विकास में एक हो के हम चलें, हिमालय पुकारता एक हो के हम चलें, देश के विकास में एक हो के हम चलें, खंड खंड मत कहो उत्तराखंड सब कहो, सब कहो रे सब कहो, सब कहो ये सब कहो। ये जो उन दिनों के गीतों का स्वर था, जिससे जंतर मंतर का जो तिकोना पार्क है, आज भले ही एक संरक्षित पार्क बन चुका है, परंतु उन दिनों ये गुलजार रहता था इन गीतों से, और LD पांडे जी की स्वरों से पूरा जंतर मंतर गुंजायमान रहता था। उन दिनों की कल्पना हमें ये भी नहीं थी कि जब मुलायम सिंह और राव सरकार का दमन हुआ, तो तब ये कल्पना भी नहीं करते थे कभी उत्तराखंड राज्य बनेगा। तो आज परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हमारे तमाम आंदोलन के वरिष्ठ साथी, ये इंद्रमणि बडोनी जी से लेकर तमाम लोग जा चुके हैं, हम साथ में रहे, इंद्रमणि साथ रहे, हाँ, तमाम लोग जा चुके हैं। वो लोग इस दिन को नहीं देख पाए राज्य सरकारों ने, और हम लोग आज देख रहे हैं, परंतु इसके लिए तरस रहे हैं कि कब राजधानी गैरसैंण बने और कब उत्तराखंड में लोकशाही का सूर्योदय हो। तो इसलिए राजनीतिक दलों को लोकशाही का पाठ सीखने के लिए जनता की जनभावनाओं को साकार करने का दायित्व होता है, न कि दिल्ली से थोपे हुए मुख्यमंत्रियों को
जिन्हें उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को सबल करने का, साकार करने की हिम्मत न हो, एक जुबान से वो शब्द न निकाल पाए, ऐसे लोगों को लोकशाही में कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमारा ये मानना है कि आने वाली सरकार उत्तराखंड की वो बने जो उत्तराखंड की जन सरोकारों को साकार करने की हिम्मत हो, और वो हिम्मत वर्तमान समय में LD पांडे जी ने बता ही दिया कि केवल कांग्रेस के नेता हरीश रावत के पास है, और वो हरीश रावत कहाँ तक सफल होंगे। पिछले तमाम भूलों से जो आंदोलनकारियों की उपेक्षा की गई, दिल्ली के आंदोलनकारियों को अभी चिन्हित नहीं किया गया, उन्होंने अंतिम समय में किया, अब उस कार्य को वो पूरा करेंगे। राजधानी गैरसैंण को 2.5 साल बाद के बाद नहीं, अब तो तुरंत पहले कैबिनेट दिन वहाँ से होनी चाहिए, पहली कैबिनेट वहाँ होनी चाहिए, पहली कैबिनेट वहाँ होनी चाहिए। गैरसैंण होनी तो ये तमाम चीज़ों के लिए ये कल्पना करके हम तमाम उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान करते हैं, आओ उत्तराखंड को डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की जगह उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने वाली सरकार को बनाने के लिए वो सरकार जो जनादेश उत्तराखंडियत को बचाए। हाँ, जो उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं, उन शहीदों की सपनों को साकार करने का काम करे, उत्तराखंड के विकास को पंख लगाने का काम करे, चहुमुखी विकास करे, न केवल उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों का, अभी तो उन पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का भी जिन्होंने उत्तराखंड के गठन के लिए अपना संघर्ष में अपना तन मन धन से अपना जीवन बलिदान किया, हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हुए आप सबसे आशा करते हैं आगामी चुनाव में जाति, धर्म, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब से ऊपर उठ के उस मजबूत सरकार को बनाने के लिए काम करें जो उत्तराखंड के विकास की चाबी गैरसैंण, जो उत्तराखंड के विकास की चाबी गैरसैंण जन आकांक्षाओं को साकार करने का काम करे, भू कानून लागू कर सके, जो वहाँ पे मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने का काम कर सके, जो उत्तराखंड में सुशासन स्थापित कर सके, न कि पूरे देश के माफियाओं का वहाँ पे अड्डा बनाने का काम कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबसे नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।